नमस्कार साथियों, DSTL की सीरीज़ में ये एक नया लेक्चर और कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम देखते हैं। जैसे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है एक थ्योरम का, वो आता है। उस थ्योरम के क्वेश्चन को करा दूं, फिर मैं जो आप लोगों को प्रोपोजिशनल लॉजिक और जो लॉजिक वाला पार्ट है, प्रोपोजिशनल लॉजिक वाला, वो करा रहा हूँ। और उस पर सब ऑलमोस्ट सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सभी इम्पॉर्टेंट टाइप्स करा दिए हैं। जैसे आपको कोई प्रोपोजिशन दिया होगा, उसका आपको कन्वर्स, इन्वर्स और कंट्रापॉजिटिव और निगेशन ये निकालने वाला क्वेश्चन एक आता है, और एक ट्रुथ टेबल बनाने का क्वेश्चन आता है। तो ये अगर ढंग से इतना तैयार है तो आप उस यूनिट से आप 50% क्वेश्चन से ऊपर कर देंगे। हो सकता है कि 3 क्वेश्चन आए जिनमें से 2 आप कर दें और उतने ही ऑप्शन में भी रहेंगे, तो क्वेश्चन छूटेगा नहीं उतने से ही। फिर बाद में क्वांटिफायर्स हैं, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है और यूनिवर्सल क्वांटिफायर हैं। ये 2 चीज़ें हैं, बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट हैं। इन पर भी मैं कुछ चीज़ें बता दूंगा, इम्पॉर्टेंट चीज़ें, जैसे बहुत कंसाइज वे में, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्चुअल वे में पढ़नी चाहिए, और कम पढ़िए। बहुत ज़्यादा में, या तो बहुत ज़्यादा पढ़िए तो हर एक चीज़ कॉन्सेप्चुअल ही हो, नहीं हो पा रहा है तो कम पढ़िए और बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो, क्रिस्टल क्लियर हो। इस तरह से देखनी है हमें चीज़ें। तो एक ये क्वेश्चन आया हुआ था अभी, आप ही लोगों के एक साथी ने पूछा, तो मैंने कहा कि मैं आप लोगों को भी बता देता हूँ। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है, तो बहुत सिंपल है, थोड़ा सा देख लीजिए। वेरी इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, किसी दूसरी यूनिट का ही है। एक थ्योरम है ग्रुप का, लेट G एंड स्टार बी अ ग्रुप। ये एक ग्रुप है, तो ग्रुप है तो सारी प्रॉपर्टीज फॉलो होंगी ही, क्लोजर होगी, प्रॉपर्टी फॉलो, एक इसका आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, इसमें एग्जिस्ट करता होगा, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टीज जो भी एसोसिएटिविटी वाली प्रॉपर्टी फॉलो हो रही होगी, और इन्वर्सेस होंगे। तो सभी एलिमेंट के इन्वर्स हैं। अब ये थ्योरम ये कह रहा है कि ईच एलिमेंट इन G, जो सेट है, हैज ओनली वन इनवर्स इन G। यानी G में जितने भी एलिमेंट हैं, G का हर एलिमेंट, उसका इन्वर्स भी G के ही अंदर होगा, लेकिन यूनिक होगा, एक ही होगा, ठीक है। देखो, ओनली वन, या तो ऐसे लिखा होगा, या आपको ये बात ये ऐसे लिखी होगी, यूनिक, ठीक है। यानी इन्वर्स यूनिक है। ये थ्योरम है कि किसी भी ग्रुप में हर एक एलिमेंट का इन्वर्स यूनिक होता है। इट मीन्स हर एक एलिमेंट का इन्वर्स होता है, हर एक एलिमेंट का इंडिविजुअल इन्वर्स होगा, और वो एक ही होगा, एक से ज़्यादा इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। तो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए आता है कि प्रूव दैट, तो इसीलिए, ठीक है, ये प्रूफ ही इम्पॉर्टेंट है एक्चुअली, और बहुत सिंपल है, इसलिए आप लोगों के एग्जामिनेशन करीब है, इसलिए रिलेवेंट थी ये बात, इसलिए बता दिया। और भाई आप देखेंगे कि 2 मिनट के अंदर ये सीख जाएंगे। तो ये देखिए एक ग्रुप है, तो लेट स्मॉल e इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द ग्रुप। स्मॉल ई आइडेंटिटी, चूंकि ग्रुप है तो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, उसको आपने मान लिया कि ई है, आइडेंटिटी को आपने ई से दर्शा दिया, ई से डिनोट कर दिया कुल मिला के। अब किसी एक एलिमेंट की बात करते हैं, लेट
अल्फा एंड बीटा आर टू इनवर्सेस ऑफ ए। ठीक है, अच्छा ए क्या है? फिर ए इज एन एलिमेंट ऑफ जी। इस सेट जी से एक एलिमेंट आपने ए ले लिया, और मैं ये कह रहा हूँ, अभी हम क्लेम कर रहे हैं कि दो इन्वर्स है, अल्फा भी उसका इन्वर्स है और बीटा भी इन्वर्स है, दोनों को इन्वर्स हम कह रहे हैं। ठीक है, चलिए देन आपने शुरू किया अल्फा से, तो अल्फा और बीटा है कहाँ? फिर ए बिलोंग्स टू जी, एंड जो इन्वर्स मिलते हैं अल्फा एंड बीटा वो भी जी के ही एलिमेंट होते हैं, कहीं अलग से नहीं आ जाते, जी के अंदर ही एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए तो उसको ग्रुप कहते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। ठीक है, इन्वर्स निकालेंगे तो वो इन्वर्स भी यहीं फॉलो होगा, ये यहीं जी में ही मिलेगा। इन्वर्स ऑपरेशन के लिए भी क्लोज्ड है ग्रुप। तो अल्फा से शुरू किया आपने, बिकॉज अल्फा ये एक एलिमेंट है किसका? जी का। अल्फा इज एन एलिमेंट ऑफ जी, दिख ही रहा है ये, तो जी का एलिमेंट है। तो अगर अल्फा को मैं ऑपरेशन लगा दूं, ऑपरेशन क्या है? ऑपरेशन को स्टार से डिनोट किया गया है, ई। ठीक है, ई क्या है? आइडेंटिटी है। ठीक है, खाली आइडेंटिटी भी बोल सकते हैं जल्दी में उसको, या आइडेंटिटी एलिमेंट पूरा लिखो। तो अल्फा को अल्फा स्टार ई लिख सकते हैं। अब देखिए, बिकॉज किसका? ए का इन्वर्स बीटा भी है और ए का इन्वर्स हमने अल्फा भी माना है। ठीक है, तो इन्वर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? इन्वर्स की प्रॉपर्टी ये होती है कि कोई भी एलिमेंट ए मान लो है और उसका ऑपरेशन लगा दिया जाए इन्वर्स से, बीटा इन्वर्स है किसका? ए का, तो रिजल्ट ई आएगा। तो ई की जगह पे हम ए स्टार बीटा लिख सकते हैं। ठीक है, ये ई को चेंज हमने कर दिया है। ई को यहाँ पर भी आप चाहो तो ब्रैकेट में करके लिख सकते हो। ठीक है, चीज़ों को अच्छे तरह से समझने के लिए। तो अब आप बताओ कि एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी। एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी क्या है? कि तीन एलिमेंट हैं। एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी क्या होती है? कि तीन एलिमेंट हैं। मान लीजिए कि मैं कह रहा हूँ कि ए बी सी, तो ए स्टार बी स्टार सी को आप ए स्टार बी स्टार सी ऐसे भी एसोसिएट कर सकते हो आप। बी स्टार सी हो सकता है पहले, या बाद में ए स्टार बी को एसोसिएट कर सकते हो। ये एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी है। ठीक, तो अल्फा स्टार ए स्टार बीटा, इसको आप क्या लिख सकते हो? अल्फा स्टार ए कर दिया, और फिर स्टार बीटा बाद में लगा दिया। कौन सी प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी है। तो ब्रैकेट में आप लिख सकते हो कि एसोसिएटिविटी। ठीक है, प्रूफ कर रहे हैं। तो जो रीज़न है, रीज़न को यहाँ पे लिख दे रहे हैं बगल में कि किस वजह से हुआ। बिकॉज अल्फा स्टार ए, अल्फा इज इनवर्स ऑफ ए। अल्फा ए का इनवर्स है, तो अगर ऑपरेशन लगा है तो वो क्या देगा? ई देगा। तो ये क्या आ गया? ई स्टार बी। अब तो सिर्फ दो ही एलिमेंट हैं, ब्रैकेट हटा सकते हैं। यानी ई के साथ में
किसी भी एलिमेंट का अगर ऑपरेशन लगाएंगे तो वही एलिमेंट मिलेगा, यानी बीटा। तो इसका मतलब क्या आ गया? इट मीन्स अल्फा इज इक्वल टू बीटा। अल्फा और बीटा इक्वल हो गए। तो इसका मतलब क्या कि हमने जिनको दो इनवर्स माना था, टू इनवर्सेस, वो दोनों इनवर्स इक्वल आ गए। इसका मतलब कि ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, हमने किसी एक एलिमेंट ए के लिए बात की और ए का इनवर्स यूनिक पाया। ए के दो इनवर्स हमने मान लिए थे, लेकिन वो दोनों इनवर्स ए के ही निकले। ठीक है, तो इट मीन्स अभी ये एग्ज़ाम छूटा है तो द्रोणाचार्य के जंगली बच्चे बहुत शोर मचाते हुए जा रहे हैं। सो ए इज जो एलिमेंट था, ए इज हैविंग ओनली वन को आप कहोगे यूनिक। जब पेज में नीचे पहुंच जाते हैं तो लिखने में बड़ी दिक्कत होती है। ओनली वन यानी यूनिक इनवर्स। अच्छा, जब ऐसा एक एलिमेंट जी से हमने एक एलिमेंट ए लिया और उसके लिए देखा कि इस ए के लिए एक यूनिक इनवर्स ही है, तो यूनिक इनवर्स है तो सो ए इज हैविंग ओनली वन, यानी ओनली वन को यूनिक भी बोलते हैं, इनवर्स। एंड इट इज डिनोटेड एज, इनवर्स का अलग से नोटेशन ही है, डिनोटेड एज ए इनवर्स। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया। ठीक है, जी से हमने रैंडमली किसी एक एलिमेंट को निकाल के देखा, उसका इनवर्स यूनिक मिला। तो ऐसे कोई भी एलिमेंट आप लेंगे तो उसका इनवर्स यूनिक ही मिलेगा, क्योंकि हर जगह ये चीज़ लागू होगी। ये जो प्रूफ में किया गया है यही स्टेप्स होंगे। तो देखिए ये प्रूफ है, ये पूरे 10 नंबर पे आ जाता है, सिंपल सा। तो ये तो इम्पॉर्टेंट था ही, और आपका वो आपको याद ही होगा, लैग्रांजेस कोसेट वाले चीज़ में लैग्रांजेस इम्पॉर्टेंट है। तो कमेंट में डालिएगा अगर रिक्वायरमेंट होगी तो लैग्रांजेस को भी प्रूव करा देंगे। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मतलब इन दोनों में से एक थ्योरम आ जाता है, कभी कभी दोनों एक साथ आ जाते हैं क्वेश्चन पेपर में, दो के दोनों रहते हैं एक ही साथ। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। ठीक है, और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ कर लेते हैं, समय आज थोड़ा सा कम है। एक क्वेश्चन ये देखिए आया हुआ एग्जाम में है, एग्जाम क्वेश्चन। Show that P implication Q and
Q implication R implies P implication R, ऐसे आ जाता है, या प्रूव द, यही क्वेश्चन equivalence of and ये तो देखिए फंडामेंटल लॉज में भी है, फंडामेंटल रूल्स में भी है, ये ट्रांजिटिव टाइप का लग रहा होगा। P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज R, देन इट मीन्स P इम्प्लाइज R। तो P इम्प्लाइज R है, या ये दोनों चीज़ें एक साथ में है, तो ये दोनों इक्विवेलेंट हैं। तो इसी को इक्विवेलेंस कह के क्वेश्चन में इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है, यही रीज़न है। ठीक है, तो इसका ज़रा देखते हैं सॉल्यूशन। तो हमें क्या मिला हुआ है? वी हैव P implication Q and Q implication R, ये दिया हुआ है। तो दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या हुआ? P कंडीशनल Q को आप क्या लिख सकते हो, बताया है? हाँ, क्या? नॉट P और Q। ठीक है, तो एक स्टेप में अपना एक एक करते चले जाएंगे। नॉट P और Q एंड इस तरह से। तो अब इसमें क्या कर सकते हैं हम? ये जो नॉट P, इसको इस तरीके से चेंज करने के बाद में आप इसको क्या लिख सकते हो? ये चेंज होके क्या हो जाएगा? नॉट P एंड Q को अगर इसके साथ में कंबाइन करेंगे तो फंडामेंटल रूल्स लगा के ये कर दिया हमने, सिंपल। तो ये क्या हो गया? नॉट P ये कैसे? ये रूल होता है आपका, देखिए याद करिए कि P और P एंड Q ये लिखा है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको सिंपल आप P लिख सकते हो, या P एंड बाहर लगा है और
अंदर यहाँ पे और है, उसको भी आप पी लिख सकते हो। ये ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये। तो आप देख लो, यही यहाँ पे यही चीज़ें हो रही हैं। तो नॉट पी और आर, इसको आप क्या लिख दोगे? ये तो इस क्वेश्चन में इतनी चीज़ें यूज हुई हैं कि अगर आपका एक प्रोपोजिशन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अलग से इसलिए मेंशन कर दे रहा हूँ कि इफ मैं कह रहा हूँ P1 इम्प्लाइज P2 कहीं लिखा है, तो इस चीज़ का मतलब नॉट P1 और P2 है, यानी दोनों सेम है, बोथ आर सेम। ठीक है, इस चीज़ को भी आपको, ये भी जैसे एक क्वेश्चन आपको ऐसे बना के दे दूँ, ये इस तरह से प्रूव कराया जा सकता है। वो 5 मार्क्स में आता है ये वाला, कि प्रूव दैट P इम्प्लीकेशन Q कर लें is equivalent to not P और Q। ठीक है, किसी को कंफ्यूजन ना हो इसलिए दोनों तरह से लिख देते हैं, not P तो इसको ट्रुथ टेबल से अप्रूव कर देंगे। ट्रुथ टेबल बनाइए, बिल्कुल वही मिलेगा। जैसे P है, Q है, PT, TF, FT, FF। आपको पता ही है कि P कॉम्प्लीमेंट निकाल लो, कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है ये, या नॉट P, जो भी कहना चाहो आप, जो भी हो। तो P कॉम्प्लीमेंट ये कितना हो जाएगा? F T T। अब P कॉम्प्लीमेंट R निकाल लें, तो P कॉम्प्लीमेंट और Q, तो P के कॉम्प्लीमेंट के साथ में Q की ऑरिंग कर दें, तो एक भी जगह यहाँ देखो TF है तो 2 हो जाएगा, FF पे F, TT पे ट्रू, और है ना FT पर भी 2। ये और आपको पता ही है कि इसका भी P इम्प्लीकेशन Q का क्या आता है? T F, ये TT पर T होता है, TF पे क्या होता है? F, FT पे T, FF पे T। ठीक है, तो कॉलम को नेम दे सकते हैं, जैसे इसको हम कह सकते हैं, मतलब आंसर, ये तो ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, इनको हम C1 कह सकते हैं, कॉलम C2 C3 ऐसे। ठीक है, ऐसे लिख दो से, यानी आपने बोला है C फॉर कॉलम, इतना तो सब जानते ही हैं। तो
from C2 and C3 we can say that P implication Q is equivalent to not P or Q, as C2 and C3 are identical और सेम। ठीक है, बिल्कुल सेम है ये कॉलम दोनों। तो ट्रूथ टेबल से आपने प्रूव कर दिया। ये भी 5 मार्क्स में आया हुआ है। इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट की सीरीज़ में तो ये भी है। तो 10 मार्क्स का जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसको, तो थोड़े से टाइम में मैंने ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताई। सिर्फ इम्पॉर्टेंट बताने का है ताकि एग्ज़ाम के लिए कुछ क्वेश्चन पहले से प्रिपेयर हो जाए और लगे हाँ तो कुछ फंडे भी क्लियर हो जाए। तो कहीं कोई कन्फ्यूज़न होगी तो आप बताइएगा, तो कन्फ्यूज़न को भी दूर करेंगे। ठीक है, प्लीज़ राइट डाउन योर कमेंट्स इन कमेंट बॉक्स, जिससे कि पता चले कि कहाँ कहाँ क्या कन्फ्यूज़न है आपको, तो वो कन्फ्यूज़न दूर कर देंगे आपकी। डोंट वरी। ठीक है, तो आज के लिए भी यही रहने देते हैं, क्योंकि ड्यूटीज़ वगैरह थी, काफ़ी थके हुए हैं। बस एक वीडियो आप लोगों के लिए बना दिया मैंने, देख लीजिएगा, सभी लोग देख लीजिएगा। आधे घंटे से कम का ही होगा और कुछ ना कुछ फ़ायदा आपको मिल जाएगा। 15-20 मिनट ऐसे ही रफली आप एंटरटेनमेंट के तौर पे भी देख सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।